हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली टीचिंग रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी होती हैं। पहली है हमारी करके सीखने की विधि, लर्निंग बाय डूइंग। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि करके सीखने की विधि, लर्निंग बाय डूइंग, आप लोग बीएड बीटीसी करके आए हैं, वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, तो आप लोग इससे अवगत ही होंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग, इसमें होता क्या है, इस विधि में प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है और बिल्कुल सही बात है इसमें कि इस विधि में प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब वही हुआ कि बिल्कुल वो स्वयं उसी कार्य को करेगा, और जब स्वयं करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से तो भाग लेगा ही लेगा। क्या होता है इस विधि को करने से, एडवांटेज क्या मिलता है, देखते हैं कि छात्र में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं टीचिंग से रिलेटेड, और उसके सीखने में वही पॉइंट दिए हैं। यह विधि बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देती है। यह विधि बालकों के ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, जो काम हम स्वयं प्रैक्टिकल से करेंगे या कोई काम भी अगर बच्चा स्वयं खुद करके अगर करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, तो वो चीज़ उसके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी, वो उस चीज़ को कभी भूलेगा नहीं। तो वही चीज़ लिखी है, यह विधि बालकों के ज्ञान को स्थायी बनाती है। मतलब फिर ये नहीं कि कोई चीज़ मैंने पढ़ी और रट ली और 4 दिन बाद भूल गए। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग विधि ऐसी है कि इसको अगर सीधा सीधा इसमें यही मतलब है, बच्चे का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब बच्चे का सीधा इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, वो खुद स्वयं करेगा, तो वहाँ पे उसको पढ़ने में भी और वो काम करने में भी, वो चीज़ सीखने में भी मज़ा आएगा, और वो उसका जो ज्ञान होगा उससे प्राप्त, वो ज्ञान उसका स्थायी होगा। आगे क्या है, यह विधि बाल केंद्रित मानी जाती है। बाल केंद्रित मानी जाती है। बाल केंद्रित क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर टीचर का कोई रोल नहीं रहता है, छात्र स्वयं करते हैं। तो ये इसलिए इसमें टीचर का बस इतना ही रोल होता है कि हाँ, टीचर ने बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और तो पूरा छात्र उसी चीज़ को करता है। तो ये इसीलिए ये विधि जो होती है चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित होती है। आप लोग इससे समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि बाल लर्निंग बाय डूइंग विधि क्या होती है। आगे देखते हैं अनुकरण विधि। नाम से ही आप लोग सब लोग परिचित होंगे कि अनुकरण विधि होती है। अनुकरण विधि क्या होती है, देखते हैं। चलिए, यह एक प्रकार की ऐसी विधि है जो दूसरों के व्यवहारों को देखकर अनुकरण करने पर बल देती है। अनुकरण विधि वही विधि होती है जब एक नवजात शिशु होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को या आस पड़ोस से जो कुछ भी देखता है और वो काम वही करता है, यानी कि जो काम देख के किया जाता है, यानी वही अनुकरण विधि होती है। जो देखा, यानी कि जैसे टीचर ने उसको टेबल पढ़ाई या गिनती पढ़ाई या ABCD उसको बच्चे को बता रहा है, तो पहले टीचर बोलेगा, उसके बाद बच्चा बोलेगा। तो यानी कि यही हुआ कि पहले टीचर बोल रहा है, उसके बाद बच्चा बोल रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो यही होती है हमारी अनुकरण विधि। ये अब इसमें क्या क्या बच्चे में परिवर्तन होते हैं, बच्चे का विकास कैसे होता है, चलिए ये देख लेते हैं। आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, यह विधि ऐसी होती है जो दूसरों के व्यवहारों को देखकर अनुकरण करने पर बल देती है। दूसरों के व्यवहारों को बच्चा देखेगा और उससे ही सीखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, आगे हमको ऐसा ही करना होगा, ये वो ऐसे करके देखने वाली बात जहाँ पे आएगी वो हमारी अनुकरण विधि होगी। परिवर्तन क्या होता है बालक के व्यवहार में और बालक के विकास में, देखते हैं। यह भी छोटे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने अथवा सीखने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है कि अनुकरण विधि, अगर मैंने अभी बताया कि नवजात शिशुओं में ये विधि ज़्यादा अप्लाई की जाती है, क्योंकि वही बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वही अनुकरण करके ही सीखते हैं। जितना भी मान के चलिए आप 2 साल तक, 3 साल तक बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। तो यह विधि छोटे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने अथवा सीखने में मदद करती है।
आगे क्या है, शैशवावस्था के बालकों में अनुकरण विधि प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था की एज कितनी होती है, शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष। ठीक, तो 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था होती है। जो शैशवावस्था की एज होती है तो उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वही चीज़ यहाँ पे दिखी है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये विधियाँ जितनी भी हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट विधियाँ, 4-5 विधियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अनुकरण विधि क्या होती है आपसे ये पूछ दें, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन विधियों को पढ़ने से आपका दिमाग भी, पैडागोजी सेक्शन कह लें या बाल मनोविज्ञान में आप आगे जो जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उनमें उतनी तेज़ से आपका खुद दिमाग चलेगा। तो इसलिए क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या होता है अधिगम, क्या होती है लर्निंग, कैसे सीखा जाता है, कैसे सिखाया जाता है, इस चैप्टर का इसलिए महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि ये चैप्टर आपकी जितनी बाल मनोविज्ञान है आगे उस पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। आप अभी देख रहे होंगे, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को थिंकर पढ़ाए थे, तो थिंकर में भी कुछ ऐसे शब्द आ रहे थे, करके सीखना या ऑब्जर्वेशन देख के या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कि ये लर्निंग चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। आगे जितना भी आप पढ़ेंगे तो लर्निंग चैप्टर का बहुत ज़्यादा आपके आगे थ्योरी में रोल रहता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे है हमारी निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि। निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि निरीक्षण और परीक्षण क्या होता है। इसको आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं कहीं अवलोकन नहीं देता है, निरीक्षण दे देता है, कहीं परीक्षण दे देता है। तो सीधा सा यही होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि निरीक्षण क्या होता है, परीक्षण क्या होता है। तो निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में ज़रूर याद रखिए, निरीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसमें होता क्या है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें बालक किसी वस्तु के विषय के बारे में जानकारी उसे छूकर और देखकर प्राप्त करता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधि में छात्र किसी भी चीज़ को छुएगा और सामने से प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेगा भी, वो हमारी निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि होती है। और वो निरीक्षण विधि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप कोई भी मॉडल लाते हैं या कोई भी टीएलएम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने में, तो यानी कि बच्चा टीएलएम को देख भी रहा है, बच्चा टीएलएम को छूकर भी देख सकता है, दूर से भी देख सकता है। यही मेरी ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधि होती है। आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि निरीक्षण या अवलोकन विधि को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब आप इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आपके दिमाग में सीधा सा यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि ऑब्जर्वेशन मतलब ही यही होता है कि जिस चीज़ को हम देखें और छूकर भी देख लें, सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ हमारे सामने हो वही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण अवलोकन विधि बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी, हाँ, एक चीज़ ये भी है, कभी कभी आपके सीटेट में पूछ देते हैं, यह विधि ईवीएस एवं भूगोल जैसे सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ईवीएस और भूगोल सब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आप लोग ने देखा होगा कि ज्योग्राफी पढ़ते टाइम आप मैप का यूज़ करते हैं। टीचर लोग मैप से पढ़ाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये स्टेज यहाँ पे है। तो बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आता है कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश ये है, ये यहाँ से भारत का मैप ऐसे बना, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है, या यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पाकिस्तान है। उसको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए जो ये ऑब्जर्वेशन विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है, ये हमारी ईवीएस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे देख लेते हैं परीक्षण विधि या टेस्टिंग मेथड। परीक्षण विधि या टेस्टिंग मेथड, इसका भी इंग्लिश में आप लोग नाम याद रखना। टेस्टिंग विधि होती क्या है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें बालक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी सामग्री का परीक्षण करता है और ज्ञान पर प्राप्त करता है। आगे देखते हैं यह विधि किसमें अप्लाई होती है। यह विधि विज्ञान और गणित विषयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें क्या रहा है, टेस्टिंग मेथड वो होता है हमारा जिसमें बालक अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री का परीक्षण करता है और उसके बाद उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वो हमारा टेस्टिंग मेथड होता है। और यह विधि विज्ञान और गणित विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी दूसरी विधि है
सामूहिक विधि या ग्रुपिंग मेथड। आप लोग सामूहिक मतलब नाम क्या होता है, ग्रुप में सीखना, कि 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया या 4-5 बच्चे जो ग्रुप में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, वही ग्रुपिंग होता है, वही हमारा ग्रुपिंग मेथड होता है। और उस ग्रुप में बच्चे अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी सीख रहे हैं वो वही हमारी यहाँ पे बताया गया है ग्रुपिंग मेथड। क्या होता है ग्रुपिंग मेथड? सामूहिक विधि नाम से ही क्लियर है। यह एक ऐसी विधि है जो बालकों में सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना तथा व्यवहार में सुधार के लिए उपयोगी मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। मान लो अगर कोई बच्चा बुरी आदतों में है और वो ग्रुप में है और उसके साथी उसको बताते हैं कि नहीं, एक चीज़ आप लोगों को बताएं कि जितना भी बच्चा होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था की एज में, वो ज़्यादातर बातें अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करता है। तो वो उसके फ्रेंड बताएंगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो बताए कि सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना तथा व्यवहार में सुधार। व्यवहार में सुधार, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे व्यवहार में सुधार ही होता है, कभी कभी व्यवहार में सुधार नहीं भी होता है। बच्चा गलत सही होके भी गलत आदतें भी उसके लग सकती हैं। तो दोनों तरीके से है, लेकिन हमको वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं जाना है कि हाँ कि वो गलत ही हो गया या सही हो गया, उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी हम केवल यहाँ पे इतना बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि सामूहिक विधि या ग्रुपिंग मेथड के बारे में सीखा कैसे जाता है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कैसे ज्ञान स्थायी बनता है। बस उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग मेथड जो होती है वो सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना और व्यवहार में सुधार के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगे देखते हैं। इस विधि को मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने के लिए 3 विधियां बताई हैं। इसकी ही 3 विधियां और हैं, ये आपको आगे देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। परियोजना विधि होती है, क्या होती है? इस विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है कि किलपैट्रिक कौन सी विधि है इनकी? परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। अब परियोजना विधि ना लिख के कभी कभी प्रोजेक्ट मेथड भी लिखते हैं। जनक कौन है? किलपैट्रिक। याद रखना, प्रोजेक्ट विधि के जनक जौन है वो किलपैट्रिक, जो किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि माने जाते हैं। बट इस विधि को आगे बढ़ाने का श्रेय जॉन डीवी को जाता है। दिया तो किलपैट्रिक ने था, बट इस विधि को आगे बढ़ाया था जॉन डीवी ने। लेकिन अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि किसने दी, और तो आप अगर जनक पूछता है या किसने इसका प्रतिपादन किया, तो आप हमेशा आंसर किलपैट्रिक ही लगाएंगे। कोई भी भ्रमित होने की बात नहीं है। ये आगे बढ़ाने का श्रेय जॉन डीवी की जो जाता है, ये आपको केवल जानकारी होनी चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है। कभी आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि जॉन डीवी को ही पूछें, और हमेशा अगर परियोजना विधि और प्रोजेक्ट मेथड पूछा है तो वहाँ पे किलपैट्रिक ही सही इन्होंने माना है और किलपैट्रिक ही आगे भी मानेंगे। होता क्या है, यह विधि बाल केंद्रित विधि है। यह विधि ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करती है तथा रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। बिल्कुल सही बात है। जो अभी ये किसका पार्ट है? सामूहिक विधि या ग्रुपिंग मेथड का पार्ट है। आप लोग जानते हो कि अगर ग्रुपिंग मेथड का ही पार्ट है तो इसमें बच्चा रटने की प्रवृत्ति तो कम हो ही जाएगी, कि बच्चा प्रैक्टिकली देख के चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है। तो वही चीज़ है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसमें रटने जैसी कोई बात नहीं होती है, रटने जैसी कोई बात नहीं होती है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करती है और ज्ञान को स्थायी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है समूह विधि। आगे है हमारी समूह विधि। 1 मिनट। हाँ, समूह विधि। समूह विधि, समूह विधि ग्रुप मेथड, ये वही चीज़ है। यह विधि बालकों के लिए सामूहिकता विकास करती है तथा मतभेद की भावना को दूर करने में मदद करती है। समूह मेथड वही चीज़ है, आप लोग इसके नाम से ही परिचित होंगे कि समूह विधि। ये इसमें ये भी ग्रुपिंग वाली ही बात हो गई और इसमें कोई नई बात नहीं है। समूह विधि ग्रुपिंग वाली ही चीज़ हो गई। इसमें अगर उसमें सामूहिक विधि ग्रुपिंग मेथड में देखा जाए तो ये आप लोगों की ये परियोजना विधि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और ये छूट गया है, सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। सम्मेलन मतलब कोई सम्मेलन वाला जहाँ पे प्रोग्राम हो वहाँ पे जो बच्चे उसमें कोई जाता है और जैसे उससे सीखता है, या ऐसे कह लें
और सरल भाषा में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे समझो कि जैसे वाद विवाद, स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है, वहाँ पे वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं जहाँ पे आयोजित की जाती हैं, तो वो विचार गोष्ठी या सम्मेलन विधि के अंतर्गत आती हैं। वो विचार गोष्ठी या सम्मेलन विधि का उदाहरण होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि शिक्षण विधियाँ हमारी कौन होती हैं। लर्निंग बाय डूइंग, अनुकरण विधि, निरीक्षण और या परीक्षण और सामूहिक विधि, इतनी ही आप लोगों की ये विधियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे मैंने जैसा आपको हर क्लास में बताया है कि हमारे चैनल पे और भी क्लासें चल रही हैं, जैसे हिंदी, बाल मनोविज्ञान, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट, ज्योग्राफी। आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप वहां जाके उन क्लासों को भी देखिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी चैनल परिवार आपके लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और पढ़ेंगे अधिगम। आगे अब अधिगम में इसके आगे और क्या है, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही आप साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।